हाँ भाई, हम लोग बोरोन फैमिली पढ़ रहे थे, उसके रिएक्शंस पढ़ रहे थे, और उसके रिएक्शन में हमने पढ़ लिया था एसिड और बेस वाला पढ़ लिया था। कि नॉर्मल एसिड बेस से रिएक्शन नहीं करता है, कंसंट्रेटेड मतलब जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एसिड है उनसे रिएक्शन करेगा, यानी कि कॉन्क HNO3 से रिएक्शन करेगा, कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन करेगा, नॉर्मल एसिड बेस से रिएक्शन नहीं करेगा। ये लास्ट हुआ था। आज हमें पढ़ना है कि बोरोन की हैलोजन से क्या रिएक्शन होगा। बोरोन की हैलोजन से क्या रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन ऑफ बोरोन विथ हैलोजन। हैलोजन कोई भी हो सकता है, F2Cl2 Br2I2 कोई भी। आइए इसकी देख ले, एक एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो बोरोन की जब आप X2 से रिएक्शन करोगे, एल्युमिनियम की X2 से रिएक्शन करने पे क्या होगा, गैलियम की X2 से रिएक्शन करने पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, सिमिलरली इंडियम प्लस X2 क्या बनेगा, और थैलियम प्लस X2 क्या बनेगा। तो देखो, थैलियम छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या +3 में होंगे, और X-1 में होगा, ये +3 में होगा, और ये X-1 में होगा। क्या क्रिस क्रॉस लगेगा, और क्रिस क्रॉस लगने से क्या ये BX3 बन जाएगा। सिमिलरली एल्युमिनियम रहेगा तो वो AlX3 बन जाएगा। तो क्रिस क्रॉस मेथड से इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, दिस विल बी BX3, ये AlX3, ये GaX3, फिर ये हो जाएगा इंडियम X3। लेकिन क्या थैलियम +1 में शो होता है, तो थैलियम X बन जाएगा, TlX। थैलियम +1 शो करता है इसलिए TlX दिखाएगा। अच्छा, इसके बाद इसकी रिएक्शन हमें पढ़नी है वाटर से। हैलोजन के बाद रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ बोरोन फैमिली विथ वाटर। तो इसमें अच्छी बात यह है कि वाटर से बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स रिएक्ट ही नहीं करते। वाटर से कोई कंपाउंड ही नहीं बनेगा। अगर आप बोरोन फैमिली के कोई भी एलिमेंट आप ले लो, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कोई भी वाटर से रिएक्शन नहीं देगा। बस एक एल्युमिनियम जो है वो नॉर्मल वाटर से तो रिएक्शन नहीं देता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन दे देता है। ठीक है, बाकी कोई भी चाहे हॉट हो चाहे कोल्ड हो, ना बोरोन हॉट या कोल्ड किसी भी वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। बोरोन हॉट या कोल्ड किसी भी वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। एल्युमिनियम अगेन कोई भी कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। गैलियम ना हॉट ना कोल्ड, किसी भी वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा गैलियम भी। सिमिलरली ये भी हॉट या कोल्ड से रिएक्शन नहीं करेगा, ये भी हॉट या कोल्ड से रिएक्शन नहीं करेगा। बोरोन तो नहीं ही करता है। केवल एल्युमिनियम है जो हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा, और ये हॉट वाटर से रिएक्शन करके क्या रिएक्शन देता है, तो जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्या एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन में क्या Al2O3 का लेयर बनता है, Al2O3 का प्रोटेक्टिव लेयर बनता है। Al2O3 का प्रोटेक्टिव लेयर बनता है एल्युमिनियम के ऊपर, और इस प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से क्या यहां पे लिखेंगे, एल्युमिनियम बिकम्स पैसिव। इस प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से एल्युमिनियम छुप गया, और एल्युमिनियम क्या हो गया, पैसिव नेचर का हो गया, एल्युमिनियम बिकम्स पैसिव। बोरोन की ये लास्ट 2 रिएक्शंस हैं, आप एनसीईआरटी में देखो एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है। बोरोन जो है वो BX3 टाइप का कंपाउंड बनाएगा, एक्सेप्ट फॉर टीएल। टीएल क्या बनाएगा, TlX। सिमिलरली एल्युमिनियम केवल हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा, बाकी किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। इसके बाद आपके पास आता है कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। ये रिएक्शन ऑफ बोरोन फैमिली था। इसके बाद आता है कंपाउंड ऑफ बोरोन। कंपाउंड ऑफ बोरोन केवल स्ट्रक्चर पढ़ना है, यही डिलीट हुआ है। कंपाउंड ऑफ बोरोन ही डिलीट हुआ है, यहां तक सिलेबस में है। इसके बाद आपको नहीं पढ़ना है, इसके बाद केवल स्ट्रक्चर पढ़ना है बोरोन फैमिली के।
तो 3 कंपाउंड है बोरोन के, उन तीनों का केवल स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे बनाते हैं। तो अगले टॉपिक में कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। पहले जानो कि कौन कौन से कंपाउंड ऑफ बोरोन होते हैं। तो पहला कंपाउंड ऑफ बोरोन आपके पास देखा जाता है बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10 वाटर। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। दूसरा जो कंपाउंड हमें पढ़ना है वो पढ़ना है बोरिक एसिड, और बोरिक एसिड का भी फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, क्या होता है H3BO3। और तीसरा जो कंपाउंड है वो है डाइबोरेन, और ये भी हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है B2H6। इन सब का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। आइए एक एक करके स्ट्रक्चर देखते हैं। Na2B4O7.10 वाटर जो है ना वो ऐसा होता है Na2B4O5OH4। इसको स्ट्रक्चर को ऐसे लिखा जाता है .8 वाटर। एक्चुअली इन सबको जोड़ जाड़ के ये बनाया जाता है, लेकिन द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स अगर कोई पूछे तो ये नीचे वाला होता है Na2B4O5OH4.8 वाटर। अगर कोई पूछ ले कि बोरेक्स में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो 8 होगा, 10 नहीं होगा। बोरेक्स में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो वो 8 होगा, 10 नहीं होगा, बिकॉज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स जो है वो ये वाला है। यहां से ये 10 वाटर कहां से आ रहा है, सबको मिला दिया, इस OH सबको मिला दिया तो 10 वाटर आ रहा है, ठीक है। एक्चुअल फॉर्मूला इज दिस। अब इस एक्चुअल फॉर्मूले से ही आपके पास स्ट्रक्चर बनता है। देखो 4 जो बोरोन है बोर्ड पे, 4 जो बोरोन है वो आपको चारों कॉर्नर पे रखना है। पतंग जैसी एक स्ट्रक्चर बनानी है, चारों कॉर्नर पे हमने रख दिया, और चारों कॉर्नर वाले बोरोन के बीच में एक एक ऑक्सीजन रख दिया। तो देखो B4O4 बन गया है, B4O4 बन गया, लेकिन हमें B4O5 बनाना है, यानी कि एक और ऑक्सीजन रखना है। तो क्या एक ऑक्सीजन और ऐड कर देंगे यहां पे, तो दिस इज B4O5। बोरोन 3 बॉन्ड नॉर्मली बनाता है, बना रहा है। अभी OH4 भी है, तो एक OH यहां पे, एक OH यहां पे, एक OH यहां पे, और एक OH यहां पे। आप याद करो बोरोन अगर 4 बॉन्ड बनाता है तो कितना चार्ज आता है बोरोन के ऊपर, -1। याद आ रहा, BOH4 माइनस लिखते थे। बोरोन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो बोरोन के ऊपर -1 चार्ज। क्या यहां पे 2 बोरोन ऐसे हैं जो 4 बॉन्ड बना रहे हैं, तो टोटल कितने आ जाएंगे -2। तो इस पूरे के ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा, और इस -2 चार्ज को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, Na2, इसीलिए Na2 बाहर रखा गया है, ठीक है। और 8 वाटर, ये वाटर जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमेशा मॉलिक्यूल से बाहर होता है, 8 वाटर मॉलिक्यूल बाहर पड़ा हुआ है। इस बोरेक्स में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें 2 अलग अलग टाइप के बोरोन है। एक टाइप का बोरोन है जो कि sp3 है, जो ये है और ये है। क्या वो 4 बॉन्ड बना रहा है, sp3 हो जाएगा। लेकिन दूसरे तरह का sp2 टाइप का भी आपके पास बोरोन है, तो दिस इज बेसिकली sp2 टाइप का भी बोरोन है। तो sp3 बोरोन इज ऑल्सो प्रेजेंट, sp2 बोरोन इज ऑल्सो प्रेजेंट। इसको बोला जाता है टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट। बेसिकली हो क्या रहा है, 4-4 बॉन्ड बन रहा है, तो इसको बस याद रखने के लिए टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट बोल दिया जाता है। बस स्ट्रक्चर ही सिलेबस में है और कुछ नहीं। पहले ये कैसे बनेगा, इसका रिएक्शन क्या होगा, ये सब था, और वो एक अलग चैप्टर बन जाता था, तो वो डिलीट हो गया है। बोरोन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है -1 आता है उसके ऊपर, तो यहां पे 2 बोरोन है जो कि 4 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए -2। H3BO3 का स्ट्रक्चर, अगेन इसको H3BO3 लिखा जाए या फिर BOH होल थ्राइस लिखा जाए, एक ही बात है। इसको बोरिक एसिड बोला जाए या ऑर्थोबोरिक एसिड बोला जाए, एक ही बात है। इसके बारे में हमने पढ़ रखा है कि ये एक H+ रिलीज करता है, पढ़ा है हमने कि ये एक H+ रिलीज करता है, और ये क्या होता है,
मोनोबेसिक एसिड होता है। ये एक H प्लस रिलीज करता है, मोनोबेसिक एसिड होता है। अच्छा, उसके बाद एक H प्लस रिलीज करेगा, मोनोबेसिक एसिड हो जाएगा। इसके लिए लिखा था कि ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है, नॉट ए प्रोटोनिक एसिड, क्योंकि ये अपना H प्लस रिलीज नहीं करता है, वाटर का H प्लस रिलीज करता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखोगे, इसका स्ट्रक्चर के लिए आपको एनसीईआरटी रेफर करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में बस एक स्ट्रक्चर का एक लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन बन सकता है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो आएगा नहीं, स्ट्रक्चर देख के उसमें क्या है वो समझना है। तो H3BO3 का जो स्ट्रक्चर है, इसमें BO3 यूनिट्स, BOOO, इस तरह के BO3 यूनिट्स स्ट्रक्चर में, एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर में देखिए, BO3 यूनिट्स जो है वो H बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। इन H3BO3, ये जो BO3 यूनिट्स है ये प्लेनर है। तो देखोगे इन H3BO3 प्लेनर BO3 यूनिट्स आर ज्वाइंड बाय H बॉन्ड। प्लेनर BO3 यूनिट्स को आर ज्वाइंड बाय H बॉन्ड, सिंपल। प्लेनर BO3 यूनिट्स आर ज्वाइंड बाय H बॉन्ड, वेरी वेरी सिंपल, ये लिख लीजिए। ये फर्दर अपना H बॉन्ड से आगे की तरफ और BO3 यूनिट से H बॉन्ड से जुड़ा होगा, ये भी जुड़ा होगा, ये भी जुड़ा होगा, और H बॉन्ड से H3BO3 बन रहा होता है। H बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। H बॉन्ड क्या वीक बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है? वीक बॉन्ड होता है, इसलिए H3BO3 स्लिपरी नेचर का होता है, क्योंकि BO3 यूनिट्स एक दूसरे पे स्लिप कर सकते हैं बिकॉज वीक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और B2H6 हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। जो B2H6 है उसका स्ट्रक्चर 2 बोरोन है, बीच में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और 4 हाइड्रोजन, 2 लेफ्ट में और 2 राइट में। दिस इज B2H6, ऑलरेडी डिस्कस्ड। बोरोन फैमिली में आपके पास इतना ही है, जो हमने पढ़ा वही है बोरोन फैमिली के अंदर। अब हम पढ़ेंगे कार्बन फैमिली। अगला फैमिली स्टार्ट करेंगे, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली को पढ़ना है, इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, इसके रिएक्शन को पढ़ना है, फिर अगेन इसके कंपाउंड सिलेबस से हट चुके हैं। लिखिए कार्बन फैमिली। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही बनाएगा। देखिए AlH2O, हमने प्रीवियस जो एल्युमिनियम का रिएक्शन कराया था वहां बताया था कि एल्युमिनियम चूंकि थर्ड पीरियड का है, 6 बॉन्ड तक बना सकता है, वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही बनाता है, यही बनाएगा। लेकिन जब आप हॉट लिखा है ना, हॉट लिखा है तो क्या हीट करोगे? हीट है इसमें, जब आप हीट करते हो तो वाटर रिलीज भी हो जाता है और Al2O3 बनता है। एल्युमिनियम का यूजेस कभी नहीं आएगा, नो, छोड़ दीजिए उसको, हट चुका है सिलेबस से। नो प्रिपरेशन, नथिंग, कंपाउंड है ही नहीं, ना यूज है ना कंपाउंड है। रिएक्शन तक उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है और एनोमलस बिहेवियर पढ़ना है। ठीक है, नया सिलेबस अपडेट हो ही गया है,
वो उतना ही नया है, लास्ट ईयर ही बनाया था उन्होंने, सेम चिपकाया है और लिखा है अपडेटेड सिलेबस, एज इट इज सेम है। जो लास्ट ईयर स्पेलिंग गड़बड़ थी, आज भी स्पेलिंग गड़बड़ है। लास्ट ईयर भी उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग को फिजिकल केमिस्ट्री में रखा था, इस बार भी वही रखा हुआ है ना। लास्ट ईयर भी पी ब्लॉक में कुछ नहीं सिलेबस के बारे में बताया था, इस बार भी कुछ नहीं बताया है। ठीक है, तो एनटीए वाले खूब काम कर रहे हैं, बिजी है बेचारे, बना नहीं पा रहे हैं। हाँ डेट चेंज में लगे हैं आजकल, तो वो चल रहा है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ज्यादातर चांस है कि नहीं नहीं नहीं, जो पढ़ा दिया वही करना है। यस, केवल स्ट्रक्चर पढ़ना है, ये बोरोन के कंपाउंड में केवल स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। चलो नेक्स्ट, अब आपके पास कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली, और बहुत सरप्राइजिंग नहीं होगा कि आपका एग्जाम भी ऑनलाइन कर दें, वो बहुत सरप्राइज नहीं होगा उसमें। कर सकते हैं उनको कुछ भी, वो कुछ भी कर सकते हैं। कार्बन फैमिली की बात करते हैं, लिखो कार्बन फैमिली में जो एलिमेंट्स है वो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये एलिमेंट्स हैं कार्बन फैमिली के। अब सबसे पहले पैराग्राफ में एनसीईआरटी बात करना चाह रहा है कि कार्बन नेचर में कहां कहां मिलेगा। तो ये आप भी जानते हो, कार्बन कोयले के फॉर्म में मिलता है नेचर में, कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलता है नेचर में, और कार्बन डायमंड के फॉर्म में मिलता है। तो कार्बन पूरे नेचर में 3 फॉर्म में मिलता है। अगर एलिमेंटल स्टेट के कार्बन चाहिए, एलिमेंटल स्टेट का मतलब केवल कार्बन होना चाहिए, बॉन्ड किसी से नहीं बना हो, तो एलिमेंटल स्टेट में अगर कार्बन चाहिए तो वो नेचर में कोयले की फॉर्म में मिलेगा, ग्रेफाइट के फॉर्म में भी कार्बन मिल जाएगा, और डायमंड के फॉर्म में भी आपके पास कार्बन मिल जाएगा। कोक, कोल, और कोल, ग्रेफाइट और डायमंड। ठीक है, बता रहे हैं। उसके बाद आ जाओ, नेचर में वो नहीं मिलता है, दैट इज अ मैन मेड थिंग। आ रहा हूं, अब वो आते हैं कंबाइंड फॉर्म में। आपके पास कंबाइंड फॉर्म में कैसे मिलेगा, कंबाइंड स्टेट में कैसे मिलेगा? तो कंबाइंड स्टेट में आपके पास मिलेगा वो अगर आपको मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है। मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में कार्बन मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन मिलता है। नेचर में कंबाइंड फॉर्म में हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में कार्बन मिलता है। तो यहां जो मैंने कंबाइंड फॉर्म लिखा है, आप देखोगे तो हर जगह कार्बन जो है वो किसी न किसी से बॉन्ड बना रहा है। तो कार्बन नेचर में एलिमेंटल स्टेट में कोल, ग्रेफाइट, डायमंड से मिलता है। कंबाइंड फॉर्म में कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन से मिलता है। कार्बन के आइसोटोप होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट। कार्बन के आइसोटोप होते हैं, इंपॉर्टेंट आइसोटोप हैं। 3 आइसोटोप इसके पाए जाते हैं। कार्बन के पास 3 आइसोटोप हैं। पहला आइसोटोप जो होता है वो है कार्बन 12, फिर आपके पास है कार्बन 13 और फिर है कार्बन 14। कार्बन 12 और कार्बन 13 जो है ये स्टेबल आइसोटोप होते हैं, और कार्बन 14 जो है वो अनस्टेबल आइसोटोप होता है। रीजन समझो, कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। अब रेडियो एक्टिव होगा तो रेडियो एक्टिव की क्या प्रॉपर्टी होती है? क्या वो अपने में डिके करता रहता है? वो टूट रहा होता है। तो रेडियो एक्टिव डिके करेगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा मतलब अनस्टेबल है। और C14 यूज्ड फॉर कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग में इसको इस्तेमाल लेते हैं। कार्बन डेटिंग से क्या होता है, तो जितनी भी पुरानी चीजें हैं उनका एज पता करते हैं कि वो कितने साल पुराना है, 100 साल पुराना, 200 साल पुराना, 1000 साल पुराना। ठीक है, जितने भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे होते हैं, मान लो कोई मूर्ति मिल गई या कोई बहुत बड़ा पत्थर मिला, अब वो बहुत साल पुराना है, पता करना है किस साल का है, तो C14 से कार्बन डेटिंग से पता करते हैं कितने साल उसका, कितने साल पुराना है वो। उससे हम एस्टिमेट लगाते हैं। कैसे करते हैं दैट इज अनदर गेम।
वो एक पढ़ाई होती है उसके लिए, ठीक है, उसके लिए कोर्स है, ठीक है। तो उसमें यूज होता है, बस ये समझो कार्बन 14 का यूज होता है। नेक्स्ट, सिलिकॉन आपके नेचर में कहां कहां मिलेगा? तो सिलिकॉन सिलिका के फॉर्म में एंड सिलिकेट्स के फॉर्म में मिलता है। सिलिका एंड सिलिकेट्स, ये सिलिका और सिलिकेट्स क्या है? आप गांव में घर देखते होंगे, घर में एक तो वो होता है कि जिसमें छत पूरा ऐसा वाला छत होता है, जिसमें पूरा मस्त कंक्रीट का छत बन गया। दूसरा एक होता है कि सब दीवार वार बनाया और एक टीन ऊपर से रख दिया, है ना, ऐसे 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 वाला टीन होता है वो, ठीक है। और एक और होता है टीन का ही बड़ा भाई, एस्बेस्टस बोलते हैं उसको, याद है, पता है, सुने हो या पता? तुम लोग गांव में रहते हो क्या? तुम्हें ये सब तुम्हें तो घर का मतलब पेड़ लग रहा होगा कि पेड़ पे रहते हैं, गधो। एस्बेस्टस का भी घर एक होता है ना। एस्बेस्टस जो होता है, क्या होता है भाई? एल्बेस्टर होता है। कैसे गंवार लोग हैं भाई। एस्बेस्टस होता है बाय द वे, एल्बेस्टर। बहुत बढ़िया। हमने आपके घर में क्या बोला जाता है ये नहीं पूछा, डिक्शनरी में क्या बोलते हैं वो मैं बता रहा हूं। तो अभी पढ़ना है सिलिकेट्स का एग्जाम्पल में, वो जो भी है वो, ठीक है, जो भी एक्स वाई जेड है जो आप बोल रहे हो वही है, वो सिलिकेट्स होता है, ठीक है। वो जो आपके डेली लाइफ में मिलता है वही सिलिकेट्स है। दूसरा, सिलिका कहां मिलता है? सैंड में, मिट्टी में, बीच के साइड पे, जितने जो भी आपके पास मटेरियल्स, डस्ट मटेरियल्स मिलता है वो सब सिलिका होता है, ठीक है। सैंड का डस्ट मटेरियल, जो सी साइड पे मिट्टी का डस्ट मटेरियल, वो सब सिलिका का फॉर्म होता है। बेसिकली सिलिका मतलब क्या है? मिट्टी है, ठीक है। जो आप कांच देखते हो, ग्लास, ग्लास जिसमें आप शक्ल देख के आते हो खराब वाली, वो भी सिलिका ही है, वो भी आपके पास सिलिका है। मेरे पास अच्छा वाला है, इधर आओ। तो सिलिका एंड सिलिकेट्स बेसिकली नेचर में सिलिकॉन के कंपाउंड्स हैं। सिलिकॉन नेचर में ढूंढने जाओगे नहीं मिलेगा, लेकिन नेचर में सिलिका मिलेगा जहां से आप सिलिकॉन एक्सट्रैक्ट करते हो, नेचर में सिलिकेट्स मिलेगा जहां से आप सिलिकॉन को एक्सट्रैक्ट करते हो। बहुत सारे सिलिका एंड सिलिकॉन भगवान ने बना के दिए, और बहुत सारे मैनमेड भी होते हैं। जैसे मैंने एस्बेस्टस का एग्जांपल दिया, वो क्या है? मैनमेड है। और वैसे ही तो ये जो सिलिका है इसका यूज इन्हीं सब चीजों में होता है, घर का छत बनाने में या मिरर बनाने में, इन सब चीजों में इसकी यूज होती है। कांच की गोली देखी आपने, बचपन में खेला होगा आपने, है ना, कंचा, हाँ ठीक है, हमारे तरफ गोली बोलते हैं उसको, छोटा सा होता है ना, तो वो कंचा बोलते हैं, जो भी बोलते हो तुम, बड़े अंग्रेज आए हो, कंचा बोलते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिलिकॉन का, वो सिलिकॉन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन, वो भी तो ग्लास ही है, सिलिकॉन से ही बनता है वो, ठीक है। चलिए, खैर अब आते हैं जर्मेनियम पे। तो जितने भी ट्रांजिस्टर हैं, जितने भी मोबाइल हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सब में एक चिप का इस्तेमाल होता है, ठीक है। बिना उसके सेमीकंडक्टर डिवाइस, बिना सेमीकंडक्टर डिवाइस के चिप बन नहीं सकता है। तो जो ये जर्मेनियम और सिलिकॉन है, इसका अल्ट्रा प्योर फॉर्म पहले इंडस्ट्री में बनाया जाता है, कंपनी के अंदर अल्ट्रा प्योर फॉर्म बनाया जाता है। हम सबको पता है कि मेटल भी इंप्योर होता है, नॉन मेटल में भी इंप्योरिटी होती है, इंप्योरिटी पहले हटाया जाता है। प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम हम बनाते हैं। तो अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इन दोनों का अल्ट्रा प्योर फॉर्म इज यूज्ड टू मेक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इज यूज्ड टू मेक, लिख लो यहां पे, फॉर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसके बिना आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं चल पाएगा, क्योंकि बिना मॉडर्न कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट ऑल ऑपरेट्स ऑन दैट सिलिकॉन चिप, ठीक है।
ये येलोइश येलोइश कलर का होता है। मोबाइल जब आपका टूटेगा, या आज भी घर पे जाके कोशिश करना तोड़ के देखना, उसके अंदर एक येलो येलो कलर का चिप रहता है। वो चिप जर्मेनियम और सिलिकॉन से बना होता है, लेकिन वो अल्ट्रा प्योर फॉर्म है और ये बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम काफी महंगा होता है। ठीक है, ये कंडक्टर बहुत अच्छे होते हैं। जब ये अल्ट्रा प्योर फॉर्म में है तो ये कंडक्टर बहुत अच्छा होगा। तो मोबाइल में आप किसी को कॉल लगाते हो तो आप पहले आपका सिग्नल किसको भेजते हो? टावर को। तो ये सिग्नल भेजने का काम किसका है? यही सिलिकॉन और जर्मेनियम का। तो ये जो सिग्नलिंग का काम करता है, टावर को भेजना और टावर से सिग्नल एक्सेप्ट करना, ये दोनों काम किसका है? इसी सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर चिप का। टिन जो है ये भी मेटल है। टिन के बारे में हम बहुत अच्छे से पता है। फाउंड एज, हर मेटल अपने ओर में मिलता है। फाउंड इन SnO2, SnO2 में मिलता है। ये इसका SnO2 क्या है? ओर है, कैसीटेराइट ओर। कोई भी मेटल होता है वो धरती के नीचे ओर में पाया जाता है, तो टिन का ओर होता है कैसीटेराइट। उसी तरह लेड है, लेड भी आपके पास एक ओर है जिसका नाम है PbS, और ये क्या है? गैलेना। क्या है? क्या गैलेना डिसूजा? बहुत बढ़िया। उसके बिना तो तुम्हारा याद ही नहीं हो पाएगा। इसमें कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है इसके बारे में समझते हैं। तो देखो, कार्बन, हम सबको पता है कार्बन क्या है? नॉन मेटल। पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी ने खराब किया हुआ है। सिलिकॉन भी क्या है आपके सामने? नॉन मेटल। कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल। जर्मेनियम होता है मेटलॉइड। जर्मेनियम होता है मेटलॉइड। टिन इज अ मेटल, लेड इज अ मेटल। जर्मेनियम मेटलॉइड है, उसके ऊपर दोनों नॉन मेटल है, उसके नीचे दोनों मेटल है। अब जो इसमें सेकंड पॉइंट आता है वो आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एनसीईआरटी में जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर कार्बन का, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, टिन का और लेड का। कार्बन सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है, ये फिफ्थ पीरियड का है, ये सिक्स्थ पीरियड का है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का बहुत प्यारा तरीका हमने बताया हुआ है। इससे पहले का इनर्ट गैस बताओ। इससे पहले का इनर्ट गैस क्या है? हीलियम। हीलियम कौन से पीरियड का है? सेकेंड। तो इसके बाद अब स्टार्ट करो। 3s से स्टार्ट होगा, 3p पे एंड होगा और बीच में कुछ नहीं आएगा। 2d हो नहीं सकता, 1f हो नहीं सकता। तो हीलियम में कितने भर दिए? 2, 2 4 और 2 6। क्या ये बनेगा कॉन्फ़िगरेशन? नेक्स्ट नियॉन आ जाएगा, और नियॉन के बाद क्या 4s होता है? फिर क्या 4p होता है? अच्छा, 4s 4p, और अंदर क्या आ जाएगा? 3d। क्या? एक सेकेंड, हीलियम 1 फर्स्ट पीरियड में है, किसने बोला सेकेंड पीरियड? चलो तुमसे बिना पूछे लिख देता हूं। हीलियम क्या यहां पे 2s टू 2p2 आ जाएगा? फिर यहां पे आ जाएगा नियॉन, क्या यहां पे 3s टू 3p2 आ जाएगा? यहां पे आर्गन 4s टू 4p2, लेकिन क्या फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक आ जाता है, तो क्या आ जाएगा? 3d10। क्रिप्टन आ जाएगा, 5s टू 5p2 आ जाएगा, लेकिन क्या यहां पे n-1d में भरेगा? 4d10। 6 पीरियड में क्या 6s2 भी है, 6p2 भी है? क्या उससे पहले 5d भी आएगा और उससे पहले 4f भी आ रहा होगा?
अगेन वही कहानी है जो बोरोन फैमिली में थी। आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? सेम। आउटर कॉन्फ़िगरेशन इज सेम बट आउटर कॉन्फ़िगरेशन सेम बट इनर कोर इज डिफरेंट, इसलिए प्रॉपर्टी डिफरेंट है। कोवेलेंट रेडियस, थर्ड पॉइंट, कोवेलेंट रेडियस या जिसको हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। कार्बन फैमिली में एटॉमिक रेडियस बताओ, क्या टॉप से बॉटम जाने पे बढ़ेगा? कोई एक्सेप्शन है क्या? नहीं। केवल और केवल कहां एक्सेप्शन है? ग्रुप 4 से लेकर के ग्रुप 13 तक एक्सेप्शन है। ग्रुप 4 से स्टार्ट होता है एक्सेप्शन, ग्रुप 13 पे एंड होता है। ग्रुप 13 के बाद कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो आप देखोगे ग्रुप 14 में कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे जैसे नीचे जाओगे क्या आपके पास साइज बढ़ जाएगा? नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस में साइज बढ़ जाएगा। जो इसके बाद वाला पॉइंट है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? रेडियस का उल्टा। आयोनाइजेशन एनर्जी और साइज क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर ये नीचे जाने पे बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? कम हो जाएगा। लेकिन जो टिन है और लेड है, क्या वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज हो जाएगा? जो टिन है और लेड है वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। रीजन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एक जगह यहां एक्सेप्शन आता है, रीजन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। पांचवा प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बोरोन फैमिली में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रहा था? बोरोन से एल्युमिनियम तक कम हो रहा था, उसके बाद क्या हो रहा था? इंक्रीज हो गया था, मार्जिनली इंक्रीज हो गया था। यहां पे जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, यहां पे जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो कार्बन से सिलिकॉन तक डिक्रीज होगा बट उसके बाद बराबर हो जाता है। बोरोन फैमिली में क्या हो रहा था? बोरोन से एल्युमिनियम तक डिक्रीज होगा, उसके बाद इंक्रीज हो गया था। लेकिन कार्बन फैमिली में उल्टा हो जाता है। हो गया यहां तक? कार्बन फैमिली में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर होता है वो बोरोन फैमिली से मिलता जुलता ही है, बहुत डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो पांचवा प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज ईएन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर। अब ईएन का ऑर्डर है, अगर मैं बोरोन फैमिली का आपको याद कराऊं तो बोरोन से एल्युमिनियम तक डिक्रीज होता है बट गैलियम इंडियम थैलियम में मार्जिनली इंक्रीज हो जा रहा था। क्या यही पढ़ा था हमने? लेकिन अगर मैं कार्बन फैमिली की बात करूंगा तो कार्बन से सिलिकॉन तक डिक्रीज होगा बट इसके बाद इक्वल हो जाएगा, इसके बाद इक्वल हो जाएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर ऑफ बोरोन फैमिली हो गया, कार्बन फैमिली हो गया। नेक्स्ट अब आता है जो सिक्स प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। जो सिक्स प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। हमने क्या पढ़ा हुआ है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे मास बढ़ेगा, मास बढ़ने से डेंसिटी बढ़ेगा। तो यहां भी वही होता है। अगर मैं कार्बन ग्रेफाइट कंसिडर करता हूं, अगर मैं कार्बन ग्रेफाइट कंसिडर करता हूं तो जैसे जैसे नीचे जाओगे डेंसिटी बढ़ेगा।
नीचे जाने पर डेंसिटी बढ़ेगा क्योंकि मास बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं कार्बन का डायमंड फॉर्म कंसीडर करूं, अगर मैं कार्बन का डायमंड फॉर्म कंसीडर करूं तो इसका थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है डेंसिटी, डायमंड का डेंसिटी ज्यादा होगा, बस ये 1 और 2 वाले में चेंज हो जाता है, रेस्ट इज ऑल सेम। अगर ग्रेफाइट है तब तो ठीक है, नीचे जाने पे मास बढ़ रहा है, मास बढ़ने पे डेंसिटी बढ़ेगा। बट अगर डायमंड है तो डायमंड का हम आगे स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे डायमंड का। डायमंड का बहुत ही नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसलिए वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है सिलिकॉन से। डेंसिटी के बाद लिखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। 7th पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर और 8th पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करो, मेल्टिंग पॉइंट में जैसे जैसे नीचे जा रहे हो मेल्टिंग पॉइंट आपका कम हो जाएगा। टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा एक्सेप्ट फॉर लेड, लेड मेटल का बढ़ जाता है। उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। बीपीएमपी का कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता है किसी भी ग्रुप में, चाहे वो ग्रुप 13 लो, 14 लो, 15 लो। मैंने याद करो तो वहां पे बैटिंग से याद कराया था बोरोन फैमिली में, यहां भी आपको याद ही करना है, ठीक है। ये टेबल में आपकी वैल्यूज दी गई हैं एनसीईआरटी में, आपको याद ही करना है। ये दोनों बीपीएमपी की वैल्यू किसी भी ग्रुप में फिक्स नहीं होती है, इट डिपेंड्स ऑन इंट्रामोलिकुलर फोर्स, अंदर किस टाइप का फोर्स लग रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, तो सीधा वैल्यू डिपेंडेंट है, याद करना होगा। तो ये 8 प्रॉपर्टी आपने बोरोन फैमिली में भी पढ़ा था, ये 8 प्रॉपर्टी यहां भी आएगा, ठीक है। एंड ये दोनों में लिख लीजिएगा बीपीएमपी में, दीज आर एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर्स। नेक्स्ट लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। कार्बन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं उसके बारे में समझते हैं। कौन सा सही पकड़ ले, क्यों नहीं दिया मैं बता देता हूं। देखो कार्बन क्या नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, और नॉन मेटल बॉयल कैसे हो सकता है? मेटल के एटम्स हैं वहां पे आप बॉयल करा सकते हो, ठीक है ना, बट कार्बन नॉन मेटल है, बॉयल नहीं होगा। अब आपका सवाल आएगा कि सिलिकॉन में, सिलिकॉन क्या है? तो मैंने आपको बताया है सिलिकॉन एक्ट्स लाइक सेमीकंडक्टर, इट हैज मेटालिक प्रॉपर्टी एज वेल, ठीक है। सिलिकॉन अभी अभी लिखवाया था ना कि वो सेमीकंडक्टर डिवाइस में जर्मेनियम के साथ, तो ये इट हैज मेटालिक प्रॉपर्टी, इसलिए वो बॉयल कर सकता है, ठीक है। बट कार्बन प्योर नॉन मेटल है और नॉन मेटल बॉइलिंग पॉइंट नहीं देखते, ठीक है। आप सोचो डायमंड को थोड़ी बॉयल कर पाओगे, या ग्रेफाइट को थोड़ी बॉयल कर पाओगे, या कोयले को थोड़ी बॉयल कर पाओगे, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट मेंशन नहीं है। और तुमने सही पकड़ा, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बढ़िया। चलो नेक्स्ट, कार्बन फैमिली के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये कार्बन फैमिली के एलिमेंट दिखते कैसे हैं, अपीयरेंस में क्या होता है, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, खुद देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। कार्बन कैसा होता है, सॉलिड या लिक्विड, गैस? सॉलिड होता है ना। कोयला कैसा होता है, सॉलिड। ग्रेफाइट कैसा होता है, सॉलिड। डायमंड क्या है, सॉलिड। तो जो कार्बन फैमिली का कार्बन है वो क्या हो जाएगा, सॉलिड। सिलिकॉन, अभी अभी बताया कि सिलिकॉन कहां यूज हो रहा है, चिप के अंदर, तो क्या वो सॉलिड है, लिक्विड, गैस है, सॉलिड, तो ये भी सॉलिड। जर्मेनियम मेटलवाइड है, अभी अभी बोला ये चिप में यूज हो रहा है, क्या हो जाएगा, सॉलिड। टिन की बात करो, टिन के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, टिन कौन सा टिन कैसा मेटल है, सॉलिड है भाई, सॉलिड।
और लेड मेटल कैसा है, ये भी सॉलिड। ये है आपके पास सारे के सारे का नेचर कैसा है, सॉलिड। अब देखो, मैंने मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइड के बारे में भी आपको लिखवाया था। तो जो कार्बन है, क्या वो नॉन मेटल है? सिलिकॉन क्या है, नॉन मेटल। जर्मेनियम क्या हो गया, मेटल वाइड। और मेटल वाइड के ऊपर नॉन मेटल, मेटल वाइड के नीचे मेटल। तो टिन भी मेटल है और ये भी मेटल है। अब देखो, लेड के बारे में एक लिखा होगा उसमें कि दे आर सॉफ्ट मेटल, है तो सॉलिड ही, सॉफ्ट मेटल के लिक्विड थोड़ी हो जाएगा। दे आर सॉफ्ट मेटल, मेटल्स आर सॉलिड। लिक्विड के नाम पे बस ये ध्यान रखना है कि गैलियम मेटल आपका लिक्विड होता है, वो भी समर सीजन में, क्योंकि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। लास्ट क्लास में कराया हुआ है कि गैलियम ही है जो लिक्विड है, और मेटल लिक्विड नहीं होगा, ठीक है। बाकी फिर आपके पास मरकरी के फॉर्म होगा लिक्विड आगे वाले डी ब्लॉक में। चलिए नेक्स्ट लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद ये 9th पॉइंट था, फिजिकल प्रॉपर्टीज। 10th पॉइंट में ऑक्सीडेशन स्टेट। लेक्चर नंबर 1 में बताया था इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होता है। कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन फैमिली शो करता है, +4 और +2। NH2 NP2 है ना, तो S और P को जोड़ो कितना आ रहा है, 4। उसमें से 2 यूनिट कम कर दो, क्या आएगा, +2। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। देखो, जब तक डी ब्लॉक नहीं आ रहा है तब तक तो क्या शो करता है, +4। लेकिन जैसे ही डी ब्लॉक आया, क्या पुअर शील्डिंग से +2 आने लगा। सिमिलरली यहां भी पुअर शील्डिंग से +2 भी आएगा, यहां भी +4 और +2 आएगा। लेकिन चूंकि इसमें डी भी है और एफ भी है, इसलिए बहुत ज्यादा पुअर शील्डिंग हो गया, तो क्या +2 स्टेबल हो जाएगा। यहां पे क्या +4 ही स्टेबल है, यहां पे क्या +4 स्टेबल है, ये तो +4 है ही, तो एक ही स्टेबल ही होगा भाई, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछ लूं ये +2 स्टेबल क्यों हुआ, इनर्ट पेयर इफेक्ट्स। ये वाई लेड का +2 स्टेबल है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब यहां पे 2 क्वेश्चन बनता है। मान लो कार्बन +4 में है, सिलिकॉन +4 में है। पहले तो कार्बन +4 होगा नहीं, बताऊंगा अभी। फिर जर्मेनियम +4 में है, टिन +4 में है और लेड +4 में है। इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको बताना है। उसी तरह कार्बन +2 अगर लिखा हो, सिलिकॉन +2 लिखा हो कहीं पे, जर्मेनियम +2 लिखा हो, टिन +2 हो और लेड +2, तो यहां स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट से पढ़ा है कि स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो क्या नीचे जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ेगा और ऊपर जाने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट के प्रॉपर्टीज है, +4 +2 वाले। जल्दी से इसको नोट करिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप में स्टेबल होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बॉटम में स्टेबल होगा। इसके अलावा +4 +2 तो दिखा ही रहा था। एनसीईआरटी देखो तो वहां पे एक और ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा था, कौन सा, -4। उसमें चार्ट में बनवाया हुआ है। तो क्या हाइड्राइड बनाएगा, हाइड्राइड में -4 दिखाता है, तो +4 +2 तो दिखाएगा ही। इसके अलावा ऑल्सो शोस -4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये -4 ऑक्सीडेशन स्टेट कहां दिखाता है, हाइड्राइड के अंदर। ऑल्सो शोज -4 ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पे, हाइड्राइड में। बढ़िया। अच्छा, हमने पढ़ा था कि बोरोन कभी भी बोरोन +3 नहीं बना पाएगा। क्यों, क्योंकि सम ऑफ IE1 IE2 IE3 क्या था, वेरी हाई। जब इतना आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू, इतना आयनाइजेशन एनर्जी हम दे ही नहीं पाएंगे, इसलिए बोरोन +3 बन ही नहीं पाएगा। सिमिलरली कार्बन अगर +4 बनाना है तो क्या 4 आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा, IE1 IE2 IE3 IE4। इन सब का जो सम है वो वेरी वेरी हाई है।
कार्बन डू नॉट फॉर्म कार्बन प्लस 4. Carbon do not form carbon plus 4 ion because sum of IE1, IE2, IE3, IE4 is very high. Carbon do not form carbon plus 4 ion because sum of IE1, IE2, IE3, IE4 बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं. यहां क्यों? CH4. CH4 में कौन होगा? -4. -2 कब दिखाएगा? दिखाओ. कार्बन फैमिली केवल और केवल 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +4, +2 और -4. वो C3O2 सेस्क्यू ऑक्साइड होता है. सेस्क्यू ऑक्साइड के बारे में पढ़ा है आपने? देखिए, +4, +2, -4. -4 ही तो लिखा है, -2 बोल रहे हो तुम. +4, +2 और -4. -2 नहीं दिखाएगा, है ना? +2 है वो. ठीक है. अब लिखो ट्रेंड्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. ये तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता चला कि कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाता है. अब हमें ये समझना है कि इसका ट्रेंड क्या है. तो 11वां पॉइंट जो आएगा उसमें ट्रेंड आपको पता चलेगा. ट्रेंड ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो कार्बन का है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4. तो क्या कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो कार्बन का टेट्रावैलेंट स्टेट बोला जाता है. अगर 4 बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8. अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या वो स्टेबल है? ऑक्टेट कंप्लीट है, वो स्टेबल है. अच्छा, तो कार्बन के पास चूंकि 4 बॉन्ड बना रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो वो स्टेबल है. ठीक है. लेकिन क्या अब चूंकि वो स्टेबल हो गया है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? क्या नहीं, वो तो ऑलरेडी स्टेबल है. क्या वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? क्या नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है. तो कार्बन फैमिली चूंकि टेट्रावैलेंट स्टेट में अपना बॉन्ड बनाता है, इसलिए वो ऑलरेडी स्टेबल होता है. तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ना तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. कार्बन की बात कर रहा हूं, कार्बन की. तो ट्रेंड्स इन कार्बन, ट्रेंड्स इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, सबसे पहले कि कार्बन की मैं बात करता हूं, बाद में सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन की अलग से बात करूंगा. कार्बन हैज कौन सा स्टेट होता है? टेट्रावैलेंट स्टेट. अब कार्बन के पास टेट्रावैलेंट स्टेट है. टेट्रावैलेंट स्टेट से क्या कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है? कार्बन हैज टेट्रावैलेंट स्टेट. तो कार्बन क्या 4 बॉन्ड बनाता है? बिल्कुल. और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो क्या कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गया? कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या कार्बन इज स्टेबल? यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? कंप्लीट ऑक्टेट. और कंप्लीट ऑक्टेट आ गया तो क्या कार्बन स्टेबल हो गया? ऑक्टेट स्टेबल हो गया. अब स्टेबल हो गया, कार्बन हैज कंप्लीट ऑक्टेट, सो इट इज स्टेबल. कार्बन हैज कंप्लीट ऑक्टेट, सो इट इज स्टेबल. कार्बन स्टेबल हो गया. अब स्टेबल हो गया तो इट नाइदर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन नॉर डोनेट इलेक्ट्रॉन. ना तो ये एक्सेप्ट करता है और ना ही ये डोनेट करता है, क्योंकि क्या हो गया है? स्टेबल. नाइदर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन नॉर डोनेट इलेक्ट्रॉन. तो ना तो वो बेटा एक्सेप्ट करेगा ना डोनेट करेगा. इसका मतलब नाइदर लुईस एसिड नॉर लुईस बेस. यहां पे लिख लीजिए,
नाइदर लुईस एसिड नॉर लुईस बेस। ये तो कार्बन के साथ कहानी है, लेकिन सिलिकॉन के साथ क्या कहानी? सिलिकॉन भी तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, कार्बन फैमिली का है, कार्बन फैमिली सारे एक जैसे होते हैं, तो सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन क्या सिलिकॉन के पास डी ऑर्बिटल खाली है? और सिलिकॉन के पास डी ऑर्बिटल खाली है तो वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। सिमिलरली जर्मेनियम, सिमिलरली टिन, सिमिलरली लेड, इन सब के पास क्या डी ऑर्बिटल खाली है तो ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। तो बट यहां पर लिखेंगे सिलिकॉन, बट थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, जो थर्ड पीरियड से नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, थर्ड पीरियड से जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स मेक्स मोर देन 4 बॉन्ड, 4 से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, मोर देन 4 बॉन्ड। एग्जाम्पल के तौर पे सिलिकॉन जो है वो 6 बॉन्ड बनाता है, SiOH होल 6, ठीक है। जर्मेनियम भी आपके सामने GeOH होल 6 एंड डॉट डॉट डॉट, तो SiOH होल 6, जर्मेनियम OH होल 6 ये आपके पास बनाता है। यहां पे -2 लगा लीजिए ताकि वो सिलिकॉन और जर्मेनियम +4 में आ जाए। +4 इज द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड पीरियड के नीचे वाले सब 4 से ज्यादा बॉन्ड बना पाते हैं। रीजन क्या है भाई? वैकेंट डी ऑर्बिटल। मोर देन 4 बॉन्ड इसलिए बना रहे हैं बिकॉज ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बन फैमिली टेट्राहेलाइड। जैसे हमने हाइड्रोलिसिस पढ़ा था BCl3 का, AlCl3 का, है ना। सिमिलरली अब बारी है कार्बन फैमिली के टेट्राहेलाइड की हाइड्रोलिसिस पढ़ने की। तो मान लो CCl4 है, दूसरा क्या हो जाएगा SiCl4, फिर GeCl4, फिर आपके सामने SnCl4 एंड PbCl4। माना कि PbCl2 बन जाएगा, बट थोड़ी देर के लिए PbCl4 भी तो बनेगा ही, वो बाद में टूट के PbCl2 बन जाएगा। चलो अब देखो, अगर मैं वाटर से रिएक्शन कराता हूं, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर से रिएक्शन, तो मैंने लास्ट क्लास में बोला था वाटर के पास क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर क्या यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल भी तो होना चाहिए। और अभी अभी पढ़ा है कि कार्बन अगर 4 बॉन्ड बना लिए तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, और वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो ना ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना ये डोनेट करेगा, ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। ध्यान से देखिए, कार्बन जब 4 बॉन्ड बना रहे हैं तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो CCl4 का रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। लेकिन अगर मैं SiCl4 की वाटर से रिएक्शन कराता हूं तो क्या अब रिएक्शन हो जाएगा? बिकॉज क्या सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। माना कि P में खाली नहीं है बट D तो खाली है, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स के बाद D होता है। सिमिलरली इसके पास भी D होगा, इसके पास भी D होगा, इसके पास भी D होगा। तो सिलिकॉन क्या करता है? आपको याद है BCl3 में कि सारे क्लोरीन हटा के OH लग रहे थे, क्या यहां भी वही होगा? सारे क्लोरीन हट जाएंगे और क्या लग जाएगा? OH होल 4, SiOH होल 4। क्या अभी और रिएक्शन हो सकता है? बिल्कुल भाई, अभी अभी ऊपर देखा कि SI कितने बना सकता है? 6। सिलिकॉन कहां तक जा सकता है? तो ये नॉर्मल कंडीशन में तो यही होगा, बट क्या ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल, अभी भी इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये और अपने आप को एक्सपैंड कर लेगा और SiOH होल 6 में चला जाएगा। बट नॉर्मल कंडीशन में
यही बनेगा SiOH होल 4, Cl हटेगा OH लग जाएगा। Similar reaction will be performed by GeCl4, SnCl4, PbCl4। यहां भी क्या बच जाएगा, GeOH होल ट्वाइस, GeOH होल 4, SnOH होल 4, PbOH होल 4। तो इसके लिए भी सिमिलर रिएक्शन होगा। बेसिकली आपके एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है। अब ये लिखने के बाद ये कैसे हुआ इसको देख लेते हैं। ये लिखने के बाद पूरी इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, कैसे कैसे ये रिएक्शन हुआ होगा। पहले लिख लो। हम्म हम्म क्लोरीन पे क्या है, माइनस चार्ज, यहां क्या है, प्लस चार्ज। तो ये लोन पेयर हमेशा प्लस को जाता है, क्योंकि लोन पेयर इज ऑलवेज अ नेगेटिव चार्ज। वो नाइट्रोजन फैमिली में आपको पढ़ना है कि NCl3 में नाइट्रोजन के पास वैकेंट नहीं है तो Cl के पास चला जाता है, वो नाइट्रोजन फैमिली में आएगा, अभी नहीं। अब देखो SiCl4 में ये कैसे एग्जाम्पल में प्रोडक्ट बना, इसको देखते हैं। तो SiCl4 में ये टेट्राहेड्रल SiCl4 बन गया। अब इसमें वाटर की रिएक्शन कराते हैं। तो जब मैं वाटर की रिएक्शन कराऊंगा तो देखो क्या सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, बिल्कुल। अब चूंकि सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो क्या ये लोन पेयर इसमें डोनेट होगा, एब्सोल्युटली लोन पेयर डोनेट होगा। लोन पेयर डोनेट हो गया है तो देखो Cl पहले से है, 4Cl एज इट इज लगा दो। क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और कोऑर्डिनेट जोन बॉन्ड को जब हम कोवलेंट बॉन्ड में बदलेंगे तो क्या डोनर पर प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस आ जाएगा। क्या ये अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया तो देखो वहां से H प्लस निकलेगा और बगल से क्या निकल जाएगा, Cl माइनस। क्या यहां से HCl निकल रहा है, तो जब आप HCl निकालोगे तो देखो OH बच गया, यहां Cl बच गया, यहां Cl, यहां Cl, क्या यही बचा है। क्या सेकेंड टाइम फिर से वाटर रिएक्शन करेगा, क्या मतलब 3 और मोल वाटर लगेगा, टोटल 4 मोल वाटर लगेगा, और टोटल 4 मोल वाटर लग के क्या 4 मोल HCl निकलेगा और SiOH होल 4 बन जाएगा। SiOH होल 4 फाइनली आपके पास क्या बन गया है, 4 मोल HCl। ये जो बना है इट इज नोन एज सिलिसिक एसिड। SiOH BOH होल थ्राइस बोरिक एसिड, SiOH होल 4 सिलिसिक एसिड, बोरिक एसिड, फिर ये सिलिसिक एसिड। इसी तरह नाइट्रोजन फैमिली में हम पढ़ेंगे, वहां भी हाइड्रोलिसिस पढ़ना है बट अलग तरीके से।
यूनिकॉर्न का मतलब पता है? वो किसका है? तुम्हारा है? तुम्हारा है? यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? क्या होता है? कार्टून कैरेक्टर है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न कार्टून कैरेक्टर है? मैंने तो आज तक कार्टून देखा नहीं। हम लोग होता है यूनिकॉर्न इस कंट्री का नहीं है ऐसा? हाँ, अगर कोई कंपनी 100 करोड़ से ज्यादा अर्न करती है, रेवेन्यू 100 करोड़ से ज्यादा कमाती है, उसको यूनिकॉर्न बोला जाता है। ठीक है? सारे ही हैं जितने एडटेक हैं अभी मार्केट में, जितने को आप जानते हो, ऑल आर यूनिकॉर्न्स। सब 100 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं, सब सब। वेदांतु, अन अकेडमी, पीडब्ल्यू, आप कोई भी ले लो आप, दे ऑल आर यूनिकॉर्न्स। मतलब यूनिकॉर्न के बाद ही आप नाम जान पाते हो, अदरवाइज तो हमारी कंपनी थोड़ी है जो हमसे पूछ रहे हो। नहीं नहीं भाई, यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न छोड़ दो। चलो, तभी मैंने पूछा कि यार अगर लोग यूनिकॉर्न समझ रहे हैं अभी से, कंपनी कंपनी के बारे में सोच रहे हैं, बड़ी चीज है। बट मुझे भरोसा था कि ये कुछ तो अतरंगी निकलेगा, वही निकला, कार्टून कैरेक्टर निकला। चलो, कार्बन फैमिली के बाद लिखो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। हो गया यहां तक? लिखो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ये कार्टून में क्या मजा आता है यार लोगों को। पता नहीं क्या है, ना उसमें कोई फिजिक्स लग रहा है, ना कोई केमिस्ट्री लग रहा है, कुछ नहीं। इतना बड़ा इंसान तुरंत एक छोटे से होल से निकल पा रहा है, उस साइड चला जा रहा है ना? अजीब सा है, कहीं से कोई पिचक जा रहा है तुरंत फूल जा रहा है, अजीब हो रहा है। मैंने तो बस इधर उधर वीडियोस में थोड़े थोड़े देख लिए, आज तक मैंने कोई एक सिंगल एपिसोड नहीं देखा है कार्टून का। तुम लोगों ने देखा है सब पूरा? नहीं देखे हो? अब अब चूंकि घर में थोड़े इधर नए में लोग, भाई लोगों की शादी हुई है, बहनों की शादी हुई है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं देखता हूँ यार वो क्या दिल लगा के बैठे हुए हैं। हाँ, अजीब सा। हमारे जमाने का मतलब क्या है? तुमसे 2 साल ही तो एज गैप है। इधर आओ। बीएन सर की क्लास है आज? नहीं है? नहीं है? होगी होगी टेंशन। अब तुमने एक समोसे में तुम मान गए, फर्स्ट जनवरी पार्टी देंगे? तो जनवरी कौन इंतजार कर रहा है? अभी 25 दिसंबर आ रहा है। भाई मैंने ना एक एक स्टैंडर्ड सेट किया आप लोगों के लिए कि उससे नीचे एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, है ना? तोड़ फोड़ मचा दो भाई, ऐसे तो हम लोग तो आंदोलन कर देते। अभी तक तो सड़कों पे उतर गए होते कि ऐसा कैसे हो गया। समझ रहे हो? अभी तक हम लोग यहाँ पे एकदम वो पटरी वटरी लेके खड़े रहते कि हमें इंसाफ चाहिए, दो नहीं, दो से कम नहीं, है ना? चलो भाई इधर आओ। मैंने तो दे दिया भाई, ठीक है। अब एक पार्टी और होगी जो कि बड़ी होगी, बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। शादी वादी नहीं यार, शादी में पार्टी थोड़ी देनी होती है। शादी में तुम संतावना देना मुझे, ठीक है? शादी में तुम्हारी जरूरत है सिंपैथी की, कि सर भरोसा रखो सब ठीक ही निकलेगा आगे, है ना? पता लगा शादी किए और सब। एक बहुत डरावनी चीज बताता हूं, आप अपनी लाइफ में मान लो खुश हो, ठीक है? एग्रीमेंट कर ले, देखो जरा, उसको शादी थोड़ी बोलते हैं फिर। तो एक एक डरावनी चीज आपको बताता हूं जो आगे 4-5 साल बाद फील होगा। अभी तो लगेगा कि यार शादी हो जाए कल ही कर ले, है ना? तुम तो अंदर से, मुझे पता है ना तुम कैसे हो। तो, तो नहीं कर रहा है तो फिर डॉक्टर से मिलो एक बार, जरूरी है तुमको, है ना? तो अच्छा, कुंभ मेला में जा रहे हो? जाओ जाओ, ठीक। उधर से लेके मत आ जाना कि चलो गए थे। शादी की सबसे बड़ी दिक्कत समझाता हूं तुमको। मान लो तुम अपने लाइफ में खुश हो, डॉक्टर बन जाओगे कल को, है ना? 1.5-2 लाख रुपए कमा रहे होगे पर मंथ के, है ना?
बस नहीं होता है, स्टार्टिंग में ठीक होती है ये, इंजीनियर 30-40 हजार से स्टार्ट करते हैं, है ना। अब जाके बीटेक वाले के हाल देखो, इफ दे आर नॉट गुड बीटेक, तो 30-40 हजार से ये स्टार्टिंग, फ्रेशर की इतनी स्टार्टिंग होती है। इंडिया इज दिस, इंडिया में ऐसे ही होता है, राइट। वो फिर 2 साल में आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमाने लगते हो, फिर आप टैलेंट के ऊपर है, फिर आप 50 लाख भी कमा सकते हो, आपके ऊपर है। हमारे मेरे भैया डॉक्टर है, मैंने आपको बताया हुआ है, ही अर्न्स मोर देन 50 lakhs इन अ मंथ, 50 लाख से ऊपर कमाते हैं। और ये बड़ा ओपन मैं बताता हूँ, क्योंकि आप बोकारो या झारखंड के हो, उनका नाम सर्च करोगे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत अलग फेमस आदमी है, और कमाते तो 25 ही हैं, लेकिन उन्होंने डॉक्टर शादी की है इंटू 2, है ना। तो उसके बाद जब उन्होंने शादी की अपनी 30 साल की, जब एज हो गया, मैच्योर हो गया, पूरा पैसे वैसे बना लिया, घर खरीद लिया, गाड़ी वाड़ी खरीद ली, फिर अपना शादी किए। पता चला कि ये लोग स्कूल के साथ में थे। सोच रहे हो तुम किस लेवल का सिक्रेसी मेंटेन किया होगा कि 12-13 साल तक किसी को पता नहीं लगा, फिर लोगों ने जाके इन्होंने शादी कर ली। लेकिन अच्छी चीज है ना यार, दोनों। अब मुझे याद आ रहा है, मैं एक इंस्टेंस बता रहा हूं। इंस्टेंस ये है कि उनका जब कॉलेज का ये हो रहा था, प्लेसमेंट, मतलब प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कॉलेज जब वो होता है ना काउंसलिंग, तो काउंसलिंग हो रहा है, तो उसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है कि 4 कॉलेज में से आप ले लो, किसकी प्रायोरिटी भरोगे, ऊपर या नीचे। तो बार बार बोल रहे थे कि मुझे तो रांची का कॉलेज लेना है। अब समझ में आया क्यों, है ना, क्योंकि उनको अदर में भी अच्छा कॉलेज मिल रहा था, लेकिन वो डाउनग्रेड करके, है ना, अपने कॉलेज को रांची में लिया उन्होंने। और वो रिम्स से पढ़ाई की उन्होंने, रांची का रिम्स अच्छा है, बहुत अच्छा है ना, तो रिम्स से पढ़ाई किया। हालांकि उनके नंबर उस समय कुछ 400 कुछ के आसपास ही थे, मतलब उस समय वही था बहुत, है ना। तो अब मेरे से 3-4 साल बड़े हैं वो, तो उस समय में हम लोग देखा करते थे कि इनके साथ जो होगा वही तो अपने साथ होगा। तो वो 3-4 साल पहले वही सोच रहे थे कि मेडिकल कॉलेज करेंगे। हम लोग मेडिकल वाले थे नहीं, हमें बायोलॉजी से बहुत सख्त नफरत थी, बहुत दूर दूर तक नफरत थी। और होता ना कि जब आप जिस चीज से नफरत करो ना, भगवान उसी फील्ड में डाल ही देता है आपको कि लो, है ना। अब मैं रोज देखता हूँ बायोलॉजी वालों को पढ़ाते हुए कि ये देखो ये प्लेसेंटा है, ये देखो ये क्या है, ये मैंने तो एक ही चीज सीखी है बायोलॉजी में, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस, है ना। और आज तक मैं यही ढूंढ रहा हूं क्यों, इसका लॉजिक नहीं मिल रहा है, ठीक है, बट ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि लिमिटलेस हो आप अपनी। डॉक्टर फील्ड ऐसा है ना, लिमिटलेस फील्ड है, ठीक है। डॉक्टर और टीचर की फील्ड जो होती है वो लिमिटलेस होती है, स्काई इज द लिमिट, ठीक है। एक तो हम सबके पास उतने पैसे होते नहीं है बैकग्राउंड में, पहले से पहली बार देख रहे होते हो, तो जितना कमा लो आपके ऊपर है भाई, जितनी नींद कुर्बान करोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मनी है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि लोग 25 लाख रुपए कमाने के लिए, और बहुत इजी उनके लिए रीजन, अब वो थोड़े नाम ब्रांड बना लिया अपना, है ना, अच्छे हो गए, तो अब 2 पेशेंट की जगह एक ही पेशेंट देखते बट हाई चार्ज कर लेते हैं, राइट। कम समय में अब ज्यादा अर्न कर लेते हैं, और अब उन्होंने इतना अर्न कर लिया है कि भाई पूछो ही मत। तो वैसे ही बनो, वैसे ही अच्छे डायनेमिक थोड़ा सा एकदम होना चाहिए। तुम लोग थोड़ा डर के भी रहते हो, डर उड़ के मत रहा करो, है ना, खुल के बात किया करो। पेशेंट आया, पता लगे डर गए, शर्मा रहे हैं कि, मुझे तो डर लगता है कभी तुम लोगों से कि पेशेंट ने बोला कि 2 बीमारी है, तो मुझे ये कहीं शक है तुम पे कि तुम, अच्छा ये वाली बीमारी का लाल कलर से दिख लेता हूं और वो वाली का ग्रीन पेन निकाल रहा हूं, फेयर करूंगा पहले वहां पे, है ना, बड़ी अच्छी राइटिंग में लिखूंगा। तुमसे ये डर है क्योंकि मैं जिस तरह से देखता हूं ना नोट्स बनाते हुए, और नोट्स बनाओ लेकिन एकदम ये नहीं कि लाल पीला हरा नीला सब इस्तेमाल कर लो यहां पे, कि इतना कॉन्ट्रास्ट दिखे कि रिवीजन में आंख ही दर्द कर जाए, इतना भी नहीं करना होता है, ठीक है। थोड़ा बोल्ड होके अपना आराम से जिंदगी खुल के खेलो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, ठीक है ना। इस हिसाब से आप अपना काम करिए, ठीक है, डरना नहीं कभी भी लाइफ में। और मैं कहा था, एमओ और एमओ 2 बता रहा था, नहीं 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 नहीं, ये तो बता के ही जाना है भाई, ये बता के जाना है। देखो कार्बन फैमिली कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +4 और +2। कार्बन फैमिली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और +4। तो जब वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो ध्यान दीजिए MO टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, और जब +4 शो करेगा तो MO2 टाइप का ऑक्साइड शो करेगा। जैसे जैसे ध्यान दीजिए, कार्बन मान लेते हैं, अगर ये +2 है
तो क्या ऑक्सीजन भी -2 है? क्या दोनों मतलब कट गया, 1-1 हो गया। तो जब क्रिस क्रॉस करो क्या बनेगा? CO। तो क्या MO टाइप का बन रहा है? अच्छा, लेकिन जब कार्बन फैमिली +4 में है, ये -2 में है, जब आप इसको सिंपल रेशियो में लाओगे क्या ये बनेगा? अब जब ये है तो क्या CO2 बन रहा है? तो क्या MO2 टाइप ऑक्साइड बन रहा है? तो जब +2 में है तो MO बनेगा, जब +4 में है तो MO2 बनेगा। अब मुझे बताओ इन दोनों में एसिडिक ऑर्डर किसका ज्यादा है, MO का कि MO2 का? एसिडिक ऑर्डर याद रखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए MO2 में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, +4 है, और MO में +2 है, इसलिए एसिडिक ऑर्डर उसका ज्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा है। अच्छा, तो कार्बन फैमिली अगर MO बनाएगा तो कार्बन CO बना लेगा। कार्बन जब बनाएगा तो क्या CO बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं। सिलिकॉन क्या बनाएगा, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड। ये क्या बनाएगा, जर्मेनियम। ये टिन मोनोऑक्साइड और ये लेड मोनोऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड और लेड डाइऑक्साइड। अब मैंने आपको एम्फोटेरिक का ट्रिक बताया हुआ है। जनाबे अली ने गाया कार में पंजाबी सॉन्ग। तो देखो ये पंजाबी और ये सॉन्ग दोनों यहां पे है, ठीक है। तो क्या ये SNO कौन सा हो गया, एम्फोटेरिक। SNO2 भी क्या हो गया, एम्फोटेरिक। सिमिलरली PbO क्या है, एम्फोटेरिक। और ये क्या है, एम्फोटेरिक। दोनों के दोनों क्या हो गए आपके पास, एम्फोटेरिक। SNO एम्फोटेरिक, SNO2 एम्फोटेरिक, PbO एम्फोटेरिक, PbO2 एम्फोटेरिक। उसके बाद हमने और पढ़ा हुआ है नौ को नाश हुआ, पढ़ा है। तो जिसमें ये को CO ही तो होता था, तो ये कौन सा ऑक्साइड हो गया, न्यूट्रल ऑक्साइड हो गया। तो आपने एम्फोटेरिक समझ लिया, न्यूट्रल समझ लिया, बाकी सारे क्या है, एसिडिक। रेस्ट ऑल आर एसिडिक। और जो SiO है इसके बारे में समझिए। सिलिकॉन ऑक्साइड नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉल्युबल ही नहीं होता पानी में। सिलिकॉन ऑक्साइड नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी में सॉल्युबल ही नहीं हुआ, और पानी में सॉल्युबल नहीं हुआ तो पता ही नहीं चल पाया कि ये एसिडिक पीएच का है कि बेसिक पीएच का है। पानी में सॉल्युबल होने के बाद ही तो एसिडिक बेसिक पीएच देगा, तो इसका हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे SiO न्यूट्रल है या एसिडिक है या बेसिक है, नो वन नोस। हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। रीजन कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉल्युबल होता ही नहीं है, वेरी हाई टेम्परेचर पे जाके सॉल्युबल होता है। और जब वेरी हाई टेम्परेचर और उतना टेम्परेचर पहुंच पाना मुश्किल है। तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं SiO सॉल्युबल नहीं होगा। SiO सॉल्युबल नहीं होगा तो हम उसका पीएच नहीं निकाल पाएंगे, पीएच नहीं निकाल पाएंगे तो ना एसिड पता चल पाएगा, ना बेस ना न्यूट्रल। तो SiO के बारे में नो कमेंट्स, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट बनने का जुगाड़ यहां है कि अगर आप SiO के बारे में पता कर लें तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब कल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के बाद कल और कितने टॉपिक हैं आपके पास इसमें, वाटर, हेलोजन, फिर एनोमेलस बिहेवियर, फिर स्ट्रक्चर। कल कार्बन बहुत छोटा है तो कल ये फिनिश होगा।